एपिसोड के स्टार्टिंग में जैंग घर आता है तो वांग उसके रिलेशनशिप स्टेटस का पूछता है। जैंग बोलता है कि उन्होंने मूवी देखी और फिर वो यांगजी को उसके घर छोड़कर आया, जिस पर वांगयोन डिसअपॉइंट हो जाता है। वो मस्ती में उसे मारता है। वो बोलता है कि उसने यांगजी को हर रूप में देखा है, पर एकदम से उनकी रिलेशनशिप चेंज होने से उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। वहीं दूसरी ओर यांगजी उसकी मम्मी से कॉल करके उनकी स्पेशल रेसिपी पूछती है। मिंग्यू को उसके बॉस बताते हैं कि उसके अगेंस्ट गु काई डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए लड़ेगा। ऑफिस में वांगयोन एम्प्लॉयज को बात करते सुनता है कि मिंग्यू और गु काई दोनों सेम पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। शाम को गु काई मिंग्यू को इनडायरेक्टली पोस्ट छोड़ने का बोलता है तो मिंग्यू स्मार्टली उसे बोलती है कि जिस तरह से वो उसे सपोर्ट करती है क्या वो उसे नहीं करेगा। तो गुकाई को बोलना ही पड़ता है कि ऑफ कोर्स करेगा। फिर गुकाई उसे बोलता है कि क्या उसे डर नहीं लगता ऑफिस में उनकी रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता चल जाएगा। तो मिंग्यू बोलती है तो पता चलने दो, हमें से कोई एक को ही पोस्ट मिलेगी और दूसरा रिजाइन कर देगा। हम तो पार्टनर्स है ना, और जो अभी की सिचुएशन है उसे हमारी रिलेशनशिप के लिए एक ट्रायल ही समझ लेते हैं। यांगजी डेट के लिए ड्रेस नहीं डिसाइड कर पाती और मिंग्यू को कॉल करती है तो मिंग्यू गुकाई को बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर मिंग्यू यांगजी के घर जाकर यांगजी को तैयार होने में हेल्प करती है। वो उसे उसके डेट के लिए लाइक कैंडल लाइट और वाइन बॉटल देती है। यांगजे मिंग्यू से उसकी रिलेशनशिप का पूछती है तो मिंग्यू स्माइल करके बोलती है कि सब ठीक है, पर उसकी हंसी उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। उसे ऐसे देखकर यांगजे बोलती है कि वो जो भी डिसीजन ले वो हमेशा उसके साथ है। जैंग यांगजे के घर पहुंचता है तो लाइट्स बंद देखकर चालू कर देता है और उसे जलते कैंडल्स रखे दिखते हैं। मूड खराब होने पर यांगजे चिढ़कर जैंग को बैठने का बोलकर डिनर बनाने लगती है, पर सारा खाना जला हुआ बनता है। तो फिर एंड में वो नूडल्स ही खाते हैं। खाते खाते यांगजी को वाइन बॉटल्स याद आती है। जैंग बोलता है कि वांगयोन ने उसे बोला था कि जब दो लोग डेट पर जाते हैं तो वाइन इज इम्पोर्टेंट। यांगजी बोलती है तो क्या अब वांगयोन उसका विंगमैन है। फिर वो उसे बोलती है कि वो आ ही गया है तो उसका लैपटॉप ठीक करके दे। यांगजी उसका पुराना लैपटॉप लाती है। जैंग उसे चालू करता है तो उसमें उसे वो एनिमेटेड क्लिप दिखती है जिसे उसने गेम के कंप्लीट होने पर यांगजी के लिए एज अ प्राइज रखा था। फिर वो क्लिप शुरू होती है और जैंग का यांगजी को कन्फेशन मैसेज चालू होता है। इसे देखकर जैंग एम्बैरेस हो जाता है। यांगजी उसे पूछती है कि एग्जाम के बाद उसने जब दूर भेज दिया तो क्या वो गुस्सा था, और उसे पता था उसने उसके अच्छे के लिए ऐसा किया। फॉरेन गेम इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप्ड थी। यांगजी उसे बोलती है कि वो बिना बोले चला गया तो जैंग उसे बताता है और हम फ्लैशबैक देखते हैं। जैंग वांगयोन और ग्वान से मिला था, पर वो यांगजी से मिलकर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि उसे डर था अगर वो उससे मिलता तो शायद जा नहीं पाता। यांगजी भी बताती है कि वो उस दिन उसके पीछे आई थी पर उसकी गाड़ी नहीं रुकी और वो चला गया था, और फ्लैशबैक एंड होता है। जैंग बोलता है कि अगर उसे पता होता तो उसने गाड़ी जरूर रोकी होती। यांगजी पूछती है कि अगर वो गुस्सा नहीं था तो उसने 12 सालों तक कांटेक्ट क्यों नहीं किया। तो जैंग बोलता है कि वो सक्सेसफुल ना होकर उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। यांगजी उसे बोलती है कि उसके लिए तो वो तभी सक्सेसफुल बन गया था जब उसने उसका फर्स्ट गेम बनाया था। ऐसा कोई गेम नहीं देखा जो वो 100 बार देख सके और जिसने उसे हंसाया और रुलाया हो। फिर वो उसे गेम को कंक्लूड करने का बोलती है तो जैंग इधर उधर की बात करता है तो वो चिढ़कर जाने लगती है। तो वो उसे रोककर उसे कन्फेस करने जा रहा होता है कि उसे चोल का कॉल आता है जो उसे मेज से रिलेटेड इमरजेंसी में ऑफिस बुलाती है। यांगजी साथ में जाने का पूछती है तो जैंग उसे वहीं रुकने का बोलकर ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में जाओ यॉन मिस्टर गाओ को रिपोर्ट करता है। मेज के सिस्टम में उसे एक इंस्क्रिप्ट फोल्डर मिला है तो उसे लगता है कि कोई कंपनी की कंप्यूटिंग अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है। जैंग कैबिन के बाहर आता है तो उसे सुनाई देता है कि मिस्टर गाओ ऑफर वापस लेने की बात कर रहे हैं। तभी चोल जैंग का साइड लेकर बोलती है कि फोल्डर में गेम से रिलेटेड फाइल है जो वो कंप्लीट होने से पहले डिस्क्लोज नहीं करना चाहते और वो इस बारे में पहले से ही जानती थी। तो मिस्टर गाओ चोल पे भरोसा करके बोलते हैं कि जब तक उसे पता है और वो प्रोजेक्ट संभाल रही है वो उसके बीच इंटरफियर नहीं करेगा। चोल जैंग को बोलती है कि उसे उस पर पूरा यकीन है कि वो कुछ गलत नहीं करेगा। तो जैंग उसे बोलता है कि वो बहुत लकी है कि चोल उसकी दोस्त है। नेक्स्ट सीन में रात को जैंग यांगजी को कॉल करता है तो यांगजी उसे ऐसे जाने की वजह से नाराज होती है। वो इरिटेट होकर काम है बोलकर कॉल रखने वाली होती है। तो जैंग उसे बोलता है कि वो उसे उसके सवाल का जवाब देने वाला है, वो बहुत ध्यान से सुने, और बोलता है कि वो उसके सामने है। तो यांगजी बोलती है उसके सामने तो सिर्फ ग्लोब पर अफ्रीका है। जैंग उसे मुंह उठाने का बोलता है तो उसे सामने वाली बिल्डिंग से फोन की लाइट दिखती है। वो ध्यान से देखती है तो वो जैंग ही खड़ा दिखता है। उसे देखकर उसे याद आता है कि कैसे वो क्लास की विंडो से एक दूसरे को देखते रहते थे। वो भागकर जैंग के घर जाती है और उसे गले लगा लेती है। तभी उसे घर में से कुछ आवाज आती है तो डंडा लेकर
पर्दे के पीछे छुपे इंसान को चोर समझ के मारने लगती है और वो कोई और नहीं वांग यॉन होता है। उसे पता चलता है कि वांग यॉन जैंग के साथ 1 महीने से रह रहा है और जैंग के साथ मिलकर उसे बेवकूफ बना रहा था। तो वो उसे नाराज हो जाती है और उसे पूछती है कि बताओ वो उन्हें क्या सजा दे। तो वांग यॉन बोलता है कि उसे उन दोनों को अकेले छोड़कर चले जाना चाहिए ताकि उन्हें अकेले टाइम स्पेंड करने को मिले। उसे बेशर्मों जैसी बातें करता देख यांगजी उसके पीछे पूरे घर में डंडा लेकर भागती है। नेक्स्ट सीन में यांगजी और जैंग अपने अपने घर में लेटे होते हैं तो जैंग मैसेज करके उसे बैल्कनी में बुलाता है और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। अगले दिन ऑफिस में यांगजी को उबासी लेता देख उसका कलीग उससे पूछता है क्या वो रात भर काम कर रही थी। यांगजी बोलती है जिस चीज का 10 सालों से प्लान कर रही थी अब वो फाइनली हो रही है। हमें दिखता है कि वो कुछ लिख रही है। जैंग यांगजी के हाथ का बना हुआ जला हुआ खाना खा रहा होता है। यांगजी उसे मैसेज करके उसकी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने को बोलती है। फिर वो दोनों मिलते हैं तो यांगजी उसका हाथ पकड़ने का ट्राई करती है पर जैंग का ध्यान नहीं रहता तो वो नाराज हो जाती है। जैंग उसे मनाने के लिए उसका हाथ पकड़ता है तो उसका गुस्सा गायब हो जाता है और वो उसे वहां से ले जाता है। उसी वक्त डिंगे उन दोनों को जाता देख सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यांगजी और जैंग कपल आउटफिट पहने थे तो जैंग को बहुत शर्म आ रही होती है। उसके बाद यांगजी उसे क्लॉ मशीन में गेम खेलने लेकर जाती है पर वो एक टॉय कैच नहीं कर पाती। जैंग उसे बोलता है कि अगर वो सबसे बड़ा टॉय कैच कर पाया तो वो कपड़े चेंज कर लेगा। वो यांगजी के पीछे से उसे हाथ पकड़कर टॉय कैच करवाता है तो मूड बहुत रोमांटिक हो जाता है और सडन क्लोज से यांगजी फ्लस्टर हो जाती है और शर्म के मारे कुछ नहीं बोलती और उसके कपड़े चेंज करने की बात पर हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में वांग यॉन मिंग्यू को देर रात तक काम करता देख उसके कैबिन में उसके लिए खाना लेकर जाता है। वो दोनों बैठकर साथ में खाना खाते हैं और बात कर रहे होते हैं तो वांग यॉन उसे बोलता है कि जब तक वो हार नहीं मानती वो कुछ भी कर सकती है, फिर भले ही उसका अपोनेंट उसका खुद का फियांसे ही क्यों ना हो। वहीं दूसरी ओर यांगजी और जैंग घर पर बैठे बैठे पजल सॉल्व कर रहे होते हैं तो जैंग बोलता है कि कौन से कपल डेट करने से पहले दिन भर पजल सॉल्व करते हैं। और हम फ्लैशबैक देखते हैं कि कैसे स्कूल में जब यांगजी को बोर्ड डेकोरेट करने की ड्यूटी मिली थी तो जैंग ने एनिमे ड्रॉ करने में उसकी हेल्प करी थी। उनमें से यांगजी को लूफी पसंद था और जैंग को चॉपर। चॉपर उसके जैसा लगता था क्योंकि चॉपर का भी कोई दोस्त नहीं था, वो बिल्कुल अकेला था। जब वो लूफी को मिला तब जाकर उसे समझ आया कि दोस्त क्या होते हैं। फिर फ्लैशबैक एंड होता है और जैंग बोलता है कि किसे पता था कि लूफी और चॉपर साथ होंगे, जिसके बाद दोनों चुप हो जाते हैं। मोमेंट ऑकवर्ड हो जाता है तो यांगजी बोलते हैं लेट हो गया है, वांग यॉन उसका घर पर वेट कर रहा होगा। तो जैंग बोलता है कि अभी लिस्ट का लास्ट टास्क किस करना बचा है। तो यांगजी फ्लस्टर हो जाती है। दोनों किस करने का ट्राई करते हैं पर दोनों को बहुत शर्म आती है और नहीं कर पाते। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो नेचुरली चीजों को होने देंगे। फिर यांगजी जैंग के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। वांग यॉन घर पहुंचता है तो घर खाली देखकर वो खिड़की से यांगजी के घर की ओर देखकर स्माइल करता है। यांगजी के घर में वो दोनों सो रहे होते हैं। यांगजी की नींद खुलती है, वो जैंग को जगा देती है। वो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और यांगजी इनिशिएटिव लेकर जैंग को किस करती है, जिसके बाद जैंग भी यांगजी को किस बैक करता है। नेक्स्ट डे मिंग्यू और गुकाई वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए स्पीच देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लंच टाइम में जैंग यांगजी के लिए टिफिन लेकर आता है और दोनों साथ में बैठकर लंच खाते हैं और मोमेंट बहुत स्वीट होता है। मीटिंग के बाद मिंग्यू गुकाई को कंपनी पर डिसीजन छोड़ने का बोलकर डिनर के लिए इनवाइट करती है पर गुकाई सोचेगा बोलकर वहां से चला जाता है। ऑफिस से निकलते टाइम वो फिर से मैसेज करती है तो उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। दूसरे दिन जब मिंग्यू ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि कंपनी को यूटोंग की प्रेगनेंसी का पता चल गया है। मिस्टर फेंग उसे बुलाकर उसे पूछते हैं कि क्या उसने यूटोंग की प्रेगनेंसी छुपाने में उसकी मदद की। तो मिंग्यू उनसे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि उसे भी प्रेगनेंसी का इंटरव्यू के बाद में पता चला था। जिसे सुनकर मिस्टर फेंग उसे बोलते हैं कि वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। मिंग्यू उससे मिलके निकलती है तो उसे लिफ्ट में गुकाई मिलता है और उनका आई कांटेक्ट होता है। गुकाई की शक्ल से साफ दिखाई देता है कि वो किसी चीज़ों के लिए गिल्टी है। वो दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को क्रॉस करके चले जाते हैं। मिंग्यू से मिलने यूटोंग आती है जो उसे बताती है कि गुकाई ने उसे धमकाकर उसे उसके चैट रिकॉर्ड्स लिए थे। वांग यॉन को ऑफिस में मिंग्यू के बारे में पता चलता है। वो घर पहुंचता है तो उसे टेंशन में देखकर यांगजी उसे क्या हुआ पूछती है तो वो उन्हें गुकाई के 2 चेहरों के बारे में बताता है। नेक्स्ट डे जब मिंग्यू मीटिंग में जाती है जहाँ गुकाई स्पीच दे रहा होता है और उसको वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन मिलने वाली होती है, वो वहाँ जाकर अपना रेजिग्नेशन देती है और सबको यूटोंग की सिचुएशन बताती है और बोलती है कि उसे लगता है कि वो एचआर की पोस्ट के लिए ठीक नहीं है। तो मिस्टर फेंग बोलते हैं कि उसने गलती ज़रूर की है और उसे रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिंग्यू बोलती है कि वो सिर्फ इसीलिए रिज़ाइन नहीं कर रही
वो 8 साल से कंपनी में काम कर रही है। वो अपने कलीग से डेट नहीं कर सकती, पर वो अब और नहीं छुपाना चाहती और वो सबको उसके और गुकाई के रिलेशनशिप के बारे में बताकर चली जाती है। जिसे सुनकर मिस्टर फेंग चुप हो जाते हैं। गुकाई उसके पीछे भाग के जाता है और उसके ऐसा करने की वजह पूछता है। वो बोलता है कि वो इतनी शॉर्ट साइटेड क्यों है। तो मिंग्यू उसे बोलती है वो छुपाते छुपाते थक गई थी और गुकाई की सेल्फिशनेस देखकर वो उसे ब्रेकअप कर लेती है। वांग यॉन मिंग्यू के पीछे जाता है तो मिंग्यू उसे बताती है कि उसने रिजाइन कर दिया है। वो उसे इस बात के बारे में यांगजी और जैंग को बताने को मना करती है और वहाँ से उसे वादा लेकर चली जाती है। वहीं घर पर जैंग और यांगजी वाइन पी रहे होते हैं। दोनों किस करने वाले होते हैं। तभी कोई गेट बजाता है। जैंग गेट खोलता है और वांग यॉन अंदर आता है। उसका मूड ऑफ देखकर वो उसे पूछते हैं, पर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता और डम्पलिंग्स बनाने चला जाता है। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ग्रैंडमा की शॉप का ध्यान मिंग्यू रख रही होती है और तभी वहाँ वांग आता है तो मिंग्यू उसे डम्पलिंग्स खाने को देती है। तभी वहाँ कोई गुंडा आकर लैन यिफी के बारे में पूछते हुए स्टूल को किक करता है। वो ठग मिंग्यू और वांग को धमकी देकर चला जाता है। वो यिफी, यांगजी और ग्रैंडमा को रास्ते में रोककर उसे भी डराता है, पर ग्रैंडमा डरती नहीं और उसे पुलिस में कंप्लेन करने के नाम से डराकर भगा देती है। वो ठग कोई और नहीं, ज़ैंग ताओ होता है, जो कि बहन के लिए कंपेंसेशन लेना चाहता था क्योंकि यिफी के माँ का उसके ब्रदर इन लॉ से अफेयर था। ज़ैंग ताओ गेम खेलने जाता है तो वहाँ ग्वांचा और जैंग उसे और उसके दोनों दोस्तों को वॉन्टॉन शॉप को तोड़ने की बात करते हुए सुनते हैं। फिर वो इस बारे में जाकर यांगजी, मिंग्यू और वांग यॉन को बताते हैं तो वो लोग बारी बारी शॉप पर निगरानी रखने का प्लान करते हैं। फ्लैशबैक एंड होता है और हम मिंग्यू को सामान पैक करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ गुकाई आता है जो ड्रंक होता है, जो उसे बात करने का बोलता है। तो मिंग्यू बोलती है कि वो कौन सी बात पहले करे, यूटोंग को धमकाने की या कंपनी को ईमेल भेजने की। तो गुकाई हंस के बोलता है कि ये सब उसके फ्यूचर के लिए ही तो है। तो मिंग्यू बोलती है कि अगर ऐसा है तो वो भी रिजाइन कर दे। फिर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। गुकाई उसे मिस्टर फेंग को जाकर बोलने को बोलता है कि जो कुछ भी उसने कल ऑफिस में बोला था वो झूठ था। मिंग्यू के मना करने पर वो उसे मारने लगता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में वांग यॉन को पता चलता है कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट इस साल खाली रहेगी, तो वो मिंग्यू को ढूंढने जाता है। उसे मिंग्यू नहीं मिलती तो वो यांगजी और जैंग मिंग्यू के घर जाकर उसे आवाज लगाते हैं, पर मिंग्यू गेट नहीं खोलती और हम देखते हैं कि वो घर में बैठी रो रही होती है और उसके शरीर पर बहुत सारे चोटें होती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ज़ैंग ताओ उसकी गैंग के साथ वॉन्टॉन शॉप तोड़ने आता है जब यिफी शॉप पर होती है। यांगजी और मिंग्यू जो कि शॉप पर नजर रख रहे थे, दोनों उनको आता देखकर सबके साथ डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं और दोनों ग्रुप में लड़ाई शुरू हो जाती है। फ्लैशबैक एंड होता है और मिंग्यू घर का गेट खोलती है। मिंग्यू यांगजी को गले लगाकर रोने लगती है। उसकी ऐसी हालत देखकर यांगजी को भी रोना आ जाता है। वांग यॉन उसकी चोट पर दवा लगाता है। फिर वो तीनों ऑफिस जाकर गुकाई को खूब पीटते हैं। तभी वहाँ मिंग्यू आकर अंगूठी फेंककर साथ में मिलकर उसे मारने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में उन तीनों को पुलिस ले जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ज़ेंगताओ से लड़ने पर भी उन्हें पुलिस ले गई थी और उन्हें छुड़ाने के लिए यांगजी के पेरेंट्स आए थे, जिन्होंने उन्हें खूब डांट लगाई थी। फ्लैशबैक एंड होता है और हम देखते हैं कि वो तीनों पुलिस स्टेशन से घर आ गए हैं और घर की सफाई कर रहे होते हैं। यांगजी वांग यॉन और जैंग को कचरा फेंकने नीचे भेजती है और मिंग्यू के पास जाकर बैठ जाती है। मिंग्यू बोलती है कि उसके सालों की मेहनत बेकार रही, तो यांगजी बोलती है कि अच्छी बात है, वो पास्ट को भूल के एक नई शुरुआत कर सकती है। जिसे सुनकर वो यांगजी के कंधे पर सर रखकर लेट जाती है। फिर वो लोग बात करते हैं और उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। फिर यांगजी उसे बताती है कि कैसे उसने एम्प्लॉय जो उसे बुली करते थे उनसे बदला लिया। जिसे सुनकर मिंग्यू को हंसी आ जाती है और वो हंसते हंसते यांगजी को गले लगाकर रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में यांगजी यिफी को मैसेज करके सब कुछ बताती है। दूसरे दिन यांगजी जैंग मिलते हैं तो जैंग यांगजी के लिखे डिंगे के आर्टिकल की तारीफ करता है और जेलस होकर उसे उसके ऊपर एक नया आर्टिकल लिखने का बोलता है। तो यांगजी बोलती है कि उसे आर्टिकल लिखना है तो वो लिखेगी कि जैंग को कब उसके लिए फीलिंग आनी शुरू हुई। तो जैंग बोलता है कि उसे याद नहीं, वो तो रोज ही साथ में रहते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि वो दोनों अब साथ हैं। उसके बाद वो डिंगे को मैसेज करके उससे मिलने बुलाती है और उसके लिए रीडिंग इवेंट रखती है। वहीं दूसरी ओर जैंग के टीम का मेंबर कुछ आवाज सुनाकर टीम ट्रांसफर के लिए आता है। तो जैंग जाओयॉन के पास जाकर उससे पूछता है कि उसने कंपनी से क्या बोला। जाओयॉन और जैंग की स्काई एडवेंचर और प्लेगियरिज्म गेम को लेकर बहस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यांगजी के रीडिंग इवेंट में सब एक एक करके डिंगे की बुक से मिले, उनको मोटिवेशन और स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं और डिंगे वहां पहुंचकर उन सबको सुनाता है। इवेंट के बाद यांगजी डिंगे से पूछती है वो कहाँ गायब हो गया था।
उसकी हेल्थ ठीक है कि नहीं। तो जिंगे बोलता है कि उसे क्या होगा, उसे कोई टर्मिनल इलनेस नहीं है। जिसे सुनकर यांगजी गुस्सा हो जाती है और फिर उसने मरने से पहले करने की बकेट लिस्ट क्यों लिखी। तो जिंगे बोलता है कि ऐसे ही, वो सब तो उसने मजाक में किया। तो यांगजी पूछती है कि क्या उसने सोचा कि वो कहाँ मरेगी। तो यांगजी बोलती है कि नहीं, पर उसने ऐसा क्यों पूछा। जैंग यांगजी को लेने जाता है। घर पहुंचकर वो दोनों सोफा पर बैठे होते हैं। तो यांगजी को जिंगे के बारे में बात करता सुन और फिक्र करता देख जैंग जेलस हो जाता है और उससे इनसिक्योर होकर पूछता है कि वो उसे सिर्फ इसीलिए तो नहीं डेट कर रही क्योंकि उन दोनों को साथ में स्पेंड करे टाइम को मिस करती हो। यांगजी उसे समझाती है कि वो उसे डेट कर रही है क्योंकि वो उसे पसंद करती है, उससे प्यार करती है, बचपन से करती है और ये कभी ना बदला है और ना कभी बदलेगा। तो जैंग उससे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ जो जिंगे की इतनी एक्सटेंट तक मदद करती है। तो यांगजी बोलती है कि उसने उसे वादा करा है और उसे अभी नहीं बता सकती, पर वो टाइम आने पर उसे जरूर बताएगी। और ऐसा बोलने पर जैंग उसे बोलता है कि शायद उसके लिए दोस्त ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा है तो उन दोनों को वापस दोस्त बन जाना चाहिए। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर डिंगे बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। नेक्स्ट डे जैंग ये आकर यांगजी को डिंगे के डार्क पास्ट की न्यूज के बारे में बताती है। वो बताती है कि डिंगे का उसके बेस्ट फ्रेंड की डेथ में हाथ है। यांगजी डिंगे को कॉल करने का ट्राई करती है पर उसका कॉल नहीं लगता, ना ही वो उसे कहीं मिलता है। उसे लाइब्रेरी के ऑनर से पता चलता है कि वो उसकी सारी बुक कलेक्शन उसे दे गया है। यांगजी पूछती है कि उसने और क्या बोला। तो यांगजी को 2 बुक्स देता है और बोलता है कि डिंगे ने ये 2 बुक्स उसे देने का बोला है। उसे डिंगे के बारे में कुछ भी खबर ना मिलने पर वो वहाँ से निकल जाती है। डिंगे समंदर के किनारे खड़े होकर विशलिस्ट फाड़ देता है और जैकेट निकालकर पटक देता है। तभी उसे यांगजी का कॉल आता है जो उसे लोगों की बात पर ध्यान ना देने को बोलती है। तो डिंगे उसका फोन फेंक देता है और फोन में वेव्स की आवाज आती है। तो यांगजी वहाँ से सी साइड भागती है। नेक्स्ट सीन में जैंग चोल के पास जाकर इंस्क्रिप्ट पार्ट पर प्रेजेंटेशन रखने का बोलता है। उसे चोल बताती है कि डिंगे ने उसकी सारी कॉपीराइट अर्निंग्स को फाउंडेशन को ट्रांसफर कर दिया है। जिसे सुनकर जैंग यांगजी को कॉल करते हुए भागता है जो उसे बताती है कि वो सी साइड पर है, पर पुअर कनेक्शन की वजह से उसे आवाज नहीं आती। यांगजी सी साइड पर डिंगे को ढूंढते ढूंढते पहुंचती है। डिंगे उसके कान में पहनी इयररिंग को निकालकर देखता है और समंदर की तरफ बढ़ने लगता है। फ्लैशबैक में हम डिंगे और उसके दोस्त शी जियाहुआन को देखते हैं। यांगजी डिंगे को ढूंढ रही होती है, तभी वहाँ जैंग पहुँचता है। वो दोनों वहाँ बैठकर एक दूसरे से माफी मांगते हैं। यांगजी जैंग को डिंगे की दी बुक दिखाती है। उन्हें बुक में से एक पेज मिलता है जिसमें सीसाइड की ड्राइंग को देखकर वो उस जगह भागते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें डिंगे मिलता है जो उन्हें बैठकर बताता है कि वो बकेट लिस्ट असली थी, पर उसकी नहीं, वो उसके दोस्त शी जियाहुआन की थी। शी जियाहुआन, शी को म्यूजिक बहुत पसंद था। जैंग पूछता है कि वो कहाँ है, तो डिंगे बताता है कि वो मर गया, उसने सुसाइड कर लिया। वो उन्हें बताता है कि वो उसे इंस्पिरेशन देता था, उसे पता नहीं चला कि उसे डिप्रेशन था। उस दिन भी वो उसकी नॉवल के बारे में बात कर रहे थे और उसे पता ही नहीं चला कब उसका दोस्त हमेशा के लिए चला गया। जैंग और यांगजी दोनों उसे समझाते हैं कि उसे हार नहीं मानना चाहिए, उसका दोस्त भी उसे ऐसे नहीं देखना चाहता होगा। जिसे सुनकर डिंगे उठकर वापस इयररिंग कार में पहनकर खड़े होकर उन दोनों को साथ में डिनर करने लेकर चला जाता है। डिनर करते करते यांगजी डिंगे को उसके लेटर लिखने को थैंक यू बोलती है। तो डिंगे बोलता है कि कितनी बार बोले, वो लेटर उसने नहीं लिखा, हो सकता है कि वो उसके किसी एडमायरर ने लिखा हो। तो यांगजी को पता चलता है कि वो लेटर जैंग ने लिखा। डिनर करके जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तब जैंग बोलता है कि डिंगे की राइटिंग कॉपी करना बहुत इजी है। वो पूछता है कि वो उसे डिंगे की बकेट लिस्ट के बारे में छुपा रही थी। तो यांगजी बोलती है हाँ। यांगजी उसे पूछती है कि उसने उसे कैसे ढूंढा। तो जैंग बोलता है कि उसने बोला तो था वो कहीं भी चला जाए वो उसे ढूंढ लेगा। हम फ्लैशबैक देखते हैं कि जब वो बचपन में हाइड एंड सीक खेल रहे थे, वो नहीं मिलती तो सबके सब ये सोचकर कि वो घर चली गई होगी वहां से चले जाते, पर सिर्फ जैंग ही है जो ढूंढते ढूंढते आया था। तो उसे यांगजी वहां एक दुकान में बंद मिली थी और उसने उसे वादा किया था कि वो कहीं भी हो वो उसे ढूंढ लेगा। फ्लैशबैक एंड होता है और हम देखते हैं कि यांगजी जैंग से पूछती है कि वो उसे कब से पसंद करने लगा है। तो जैंग को याद नहीं होता और वो बोलता है कि जब तक उसे प्यार का मतलब समझ आता उससे पहले ही वो उसे पसंद करने लगा था। यांगजी उसे बोलती है कि उसने उससे पूछा था कि उसके लिए फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है या लवर। तो वो बोलती है कि उसके लिए जैंग फ्रेंड्स और लवर दोनों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सुनकर जैंग उसे किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में जैंग होंग्योन को बताता है कि वो यांगजी के साथ मिलकर
डिंगे को ढूंढने गया था। उसे नहीं पता यांगजी का क्या हाल होता अगर डिंगे उसके सामने सुसाइड कर लेता। नेक्स्ट डे यांगजी ऑफिस पहुंचती है तो उसे उसकी टेबल पर एक कैक्टस मिलता है। चीफ एडिटर आकर उसे उसके सीनियर जर्नलिस्ट के पोस्ट के प्रमोशन का बताते हैं तो यांगजी उनसे कैक्टस के बारे में पूछती है तो एडिटर चीफ बताते हैं कि वो उसे डिंगे ने दिया है और उसने उसे सामने से इंटरव्यू के लिए बुलाया है। फिर यांगजी डिंगे का इंटरव्यू लेने जाती है। वहाँ दूसरी ओर वांगयॉन और मिंग्यू योगा करने जाते हैं। योगा के बाद वांगयॉन मिंग्यू को बोलता है कि वो बदल गई है और ये बदलाव बहुत अट्रैक्टिव है। तो मिंग्यू बोलती है कि फिर भी वो कोई दोस्त को अट्रैक्ट नहीं कर पाई। तो वांगयॉन बोलता है कि आज से वो उसका नया दोस्त है। तो मिंग्यू बोलती है कि ठीक है, फिर कल से क्या वो उसके साथ योगा करने आएगा। तो वांगयॉन बोलता है कि हाँ, और उसको भी उसके साथ गार्डनिंग करनी होगी। वहीं दूसरी ओर मीटिंग में जैंग मीटिंग में इंस्क्रिप्टेड फाइल दिखाता है जिसमें गेम में उसने स्मॉल टाउन को सेटिंग के तरह यूज किया था। तो मिस्टर गू पूछते हैं कि उसने इंटरव्यू में बोला था कि वो उसे इनिशियल पैशन को ढूंढना चाहता है, तो क्या वो बता सकता है कि उसका पैशन क्या है। जैंग बोलता है उसका पैशन है उनका दोस्त। वांगयॉन मिंग्यू को उसके साथ पेंट करने लेकर जाता है। वो दोनों साथ मिलकर दीवार पर पेंट फेंकने लगते हैं। उन्हें किसी के आने की आवाज आती है तो वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वांगयॉन, मिंग्यू, यांगजी और जैंग डिनर करने बैठते हैं। यांगजी उन्हें उनके अच्छे वर्क के कारण नई कार लेने के डिसीजन का बताती है। मिंग्यू सबको बताती है कि वो काम से ब्रेक लेकर ट्रिप पर जाएगी। वांगयॉन बोलता है कि वो स्कूल छोड़ने वाला है क्योंकि उसे अब उसकी मर्जी से जीना है। जैंग और यांगजी उनकी रिलेशनशिप को डिस्क्लोज कर देते हैं। उन्हें यिफी और ग्वांचाओ की याद आती है। यिफी तो टूर पर है तो वो ग्वांचाओ को खुशखबरी देने के लिए उसे कॉल करते हैं। तो ग्वांचाओ उन्हें बताता है कि यांग फैन प्रेग्नेंट है। सब उसके लिए खुश होते हैं। यांगजी बोलती है कि उसकी तो यांग फैन जैसी क्यूट डॉटर होगी क्योंकि अगर लड़का हुआ तो वो ग्वांचाओ जैसा बुद्धू होगा। उन सबके चले जाने के बाद यांगजी यिफी को मैसेज करती है तो नोटिफिकेशन की आवाज आती और वो देखती है कि जैंग उसका फोन भूल गया है। वो फोन उठाती है तो उसे जैंग के फोन में यिफी की आईडी पर आया मैसेज दिखता है। मैसेज देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी जैंग वहाँ आता है तो यांगजी उससे पूछती है कि क्या रिसेंटली उसकी बात यिफी से हुई। तो जैंग मना करके उसका फोन लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैंग यांगजी का वेट उसके ऑफिस के बाहर कर रहा होता है। यांगजी काम खत्म करके बाहर आती है तो वो उसे नाटक बंद करके सच बताने का बोलती है कि उसके पास यिफी का ईमेल आईडी क्यों है। उसके कुछ ना जवाब देने पर वो जाने लगती है। तो जैंग बोलता है कि क्या वो मानेगी अगर वो बोले कि उसने उसको जानने के लिए यिफी के मेल आईडी में लॉगिन किया था। उसे ऐसे बहाने बनाते देख वो बोलती है कि वो उसे बहुत अच्छे से जानती है और वो बताता क्यों नहीं कि वो क्या छुपा रहा है और आखिर सच क्या है। उसको चुपचाप खड़ा देख वो समझ जाती है कि वो सच नहीं बोलेगा और नाराज होकर वहां से जाने लगती है। तो जैंग उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए उसे साथ में नेक्स्ट वीक बर्थडे सेलिब्रेट करने का बोलता है। तो यांगजी हाथ झटक कर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में गुआनचाओ सुपरमार्केट जाकर उसके पापा की उधारी चुकाता है। तो ऑनर बोलती है कि उसे उसके होने वाले बच्चे के फ्यूचर के लिए पैसे बचाने चाहिए और उसके पापा की उम्र हो गई है तो उसे ड्रिंक करना छोड़ देना चाहिए। तभी उसके पापा वहाँ आते हैं तो गुआनचाओ उन्हें यांग फैन के प्रेग्नेंट होने की बात बताता है। वो उन्हें सिगरेट और अल्कोहल बंद करके अपनी डेथ का ध्यान रखने का बोलता है क्योंकि वो ग्रैंडपा बनने वाले हैं। गुआनचाओ के जाने के बाद वो अल्कोहल की जगह कोल्ड ड्रिंक्स खरीदता है और सिगरेट का डब्बा डस्टबिन में फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैंग गुआनचाओ से कॉल करके मदद मांगता है जैसे कि वो पहले करता था और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि स्कूल में राइस कुकर वाले प्ले के परफॉर्म करने के दिन यिफी का बैलेट इंटरव्यू था। तो टाइम डिले करने के लिए जैंग ने गाना गाया था और गुआनचाओ यिफी को इंटरव्यू के बाद लेकर आया था। फ्लैशबैक एंड होता है और हम देखते हैं कि जैंग को एक पार्सल आता है और उसमें स्टेफनी सुन के सॉन्ग की कैसेट्स देखकर जैंग दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर यांगजी को यिफी से रिलेटेड सपना आता है तो वो डर के नींद से उठती है और यिफी को मैसेज करती है। तो वो मैसेज जैंग को जाता है जो कि उसे यिफी बनकर रिप्लाई करता है। यांगजी रिप्लाई पढ़कर शांत हो जाती है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि गुआनचाओ को यिफी ने यांगजी के 30th बर्थडे के प्रॉमिस के बारे में बताया था जिसमें वो यांगजी को अमीर होकर सारी स्टेफनी सुन के एल्बम्स देगी। जैंग गुआनचाओ को उसे प्रॉमिस के बारे में बताने पर थैंक यू बोलता है। गुआनचाओ से पूछता है कि वो सच कब तक छुपाएगा, कभी ना कभी तो यांगजी को पता चलेगा ही। तो जैंग बोलता है कि तब तक
जब तक कि वो पूरी तरह से तैयार ना हो जाए। अगले दिन ही शालिन प्रोफेसर को सब सच बताकर वांग योन से माफी मांगता है। तो प्रोफेसर उसे बताते हैं कि उसकी थीसिस अप्रूव हो गई है और उसे स्कूल में जगह मिल गई है। वांग योन मिंग्यू से मिलकर उसे थीसिस के बारे में बताता है। तो मिंग्यू उसे बोलती है कि अगर वो डिसीजन ना ले पा रहा है तो भी वही करे जो उसका दिल करे और बाद के लिए कोई रिग्रेट ना छोड़े। वॉन्टॉन शॉप में ग्रैंडमा काम कर रही होती है तो उन्हें चक्कर आते हैं। तभी गुआनचाओ पहुंचकर उन्हें तबीयत का ख्याल रखने को बोलता है। ग्रैंडमा बोलती है कि वो ठीक है और वो उसे उसके पापा का ख्याल रखने का बोलती है और फैमिली के बारे में बात करते करते दोनों इमोशनल हो जाते हैं। नेक्स्ट डे डिंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है तो उसे वहाँ लैनबिन दिखता है तो वो उसका पीछा करता है और यांगजी यिफी की ब्लैक और व्हाइट फोटो देखकर शॉक हो जाती है। लैनबिन बोलता है कि उसकी गलती है, अगर वो नहीं जाता तो यिफी को बुली नहीं करा जाता और सब ठीक हो जाता और यिफी आज भी उसके साथ होती। लैनबिन डिंगे की नज़र से चूक जाता है। वांगयोन की मम्मी का उसके स्कूल छोड़ने के ऊपर झगड़ा हो जाता है और वो उन्हें बोलता है कि अब वो अपनी मर्जी से जीना चाहता है, अपनी डिसीजन खुद लेना चाहता है। यांगजी का बर्थडे मनाने के लिए सब लोग इकट्ठे होकर उसे सरप्राइज देने के लिए आते हैं। यांग फैन और गुआनचाओ हैंगशन सिटी से आते हैं और मिंग्यू अपनी वेकेशन ट्रिप कैंसिल कर देती है। जैंग आकर उसे सरप्राइज देता है और उसे बर्थडे विश करता है तो यांग उसे देखती रहती है और इमोशनल मोमेंट क्रिएट होता है। वांगयोन की माँ से उसकी स्कूल से ड्रॉप आउट करने की बात पर बहस हो जाती है और वो उन्हें बोलता है अब वो अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेना चाहता है। तो उसकी माँ उसे बोलती है कि वो बड़ा हो गया है और उसको उसकी ज़रूरत नहीं है और वो प्रोफेसर से माफ़ी मांगने और उसकी केयर और ट्रस्ट के लिए थैंक यू बोलने जाती है क्योंकि अब उनका बेटा वो करेगा जो वो चाहता है। यांगजी, जैंग, गुआनचाओ और यांग फैन चारों क्लब जाते हैं। जैंग गुआनचाओ से सिगरेट मांगता है। गुआनचाओ से पूछता है कि उसने स्मोक करना कब से शुरू किया तो जैंग बताता है 19 साल से। गुआनचाओ के पूछने पर क्या वो सब लेकर आया है, जैंग हाँ करता है। तो गुआनचाओ बोलता है कि क्या वो पास्ट की तरह सब छुपा पाएगा। जैंग बोलता है कि उसे पता नहीं। गुआनचाओ कहता है कि वो बिल्कुल पहले जैसा है। यांगजी सबको प्रोटेक्ट करने के लिए भागती थी और वो यांगजी को। नेक्स्ट सीन में हम फ्लैशबैक देखते हैं। जब वो छोटे थे वो लोग क्लब गए थे, वहाँ पर सब एंजॉय कर रहे थे तो वहाँ जैंग ताओ उसकी गैंग प्रॉब्लम क्रिएट करने का ट्राई करते हैं पर यांगजी और वो लोग मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। पहली में वो लोग रुकते हैं तो यांगजी बहुत ज्यादा नशे में होती है। जैंग उसे पकड़कर घर के बाहर छोड़कर चला जाता है। घर पर खड़े खड़े उसे रियलाइज होता है कि उसका फोन उसके पास नहीं है। वो नशे में होती है तो वो फोन ढूंढने निकल जाती है। जैंग यांगजी का मैसेज का वेट कर रहा होता है पर कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो उसके घर उसे ढूंढने जाता है तो उसे पता चलता है कि यांगजी घर नहीं आई। यांगजी की मम्मी पापा भी दोनों उसे ढूंढने निकलते हैं। जैंग क्लब जाता है तो वहाँ जैंग ताओ के पास यांगजी का फोन देखकर वो उसे भिड़ जाता है। सीन चेंज होता है और यांगजी के पेरेंट्स को यांगजी एली में ड्रंक परी मिलती है तो वो उसे घर लेकर जाते हैं। दूसरे दिन यांगजी मिंग्यू को रिग्रेट करते हुए बताती है कि उसे मोबाइल घुमाने और डिस्को जाने की पनिशमेंट मिली है और उसे अब नेक्स्ट सेमेस्टर तक फोन नहीं मिलेगा। वो बोलती है कि अब वो अच्छे से पढ़ाई करेगी और बुक निकाल रही होती है तो उसे उसमें से उसका फोन मिलता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। ब्रेक में उसे जैंग मिलता है जो उससे छुपकर जा रहा होता है। वो उसे देखती है तो उसके चेहरे पर खूब सारी चोटें होती है। वो उसे लड़ाई के बारे में कुछ नहीं बताता और बोलता है कि वो गिर गया। तो यांगजी उसे बोलती है कि कितनी बार बोला है कि चलते चलते फोन में गेम ना खेले और उसे डांटती है। ओवर रिएक्ट करने पर एम्बेरस होकर वहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक एंड होता है और प्रेजेंट में वो सब लोग बैठे होते हैं। जैंग चुपचाप अलग बैठा होता है और यांगजी और गुआनचाओ और बाकी सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिंग को लैनबिन के बारे में पता चल जाता है। वो यांगजी को कॉल करता है और उसे लैनबिन के बारे में नहीं बताता। वो जैसे ही फोन रखती है जैंग आकर उससे माफी मांगता है पर यांगजी उसे बोलती है कि जब तक वो मेल के बारे में नहीं बताना चाहता तब तक उनके पीछे कोई बात करने के लिए नहीं है। फिर केक कटिंग होती है। यांगजी बर्थडे विश मांगती है। जैंग यांगजी को प्रेजेंट देता है और बोलता है कि यिफी बिजी थी। उसका बर्थडे प्रेजेंट ऑर्डर करने में उसने उसकी हेल्प की इसीलिए उसने उसके मेल में लॉग इन किया था। यांगजी प्रेजेंट में सीडीज देखकर दुखी हो जाती है क्योंकि यिफी का प्रॉमिस यही था और वो सब मिलकर उसे झूठ बोल रहे थे। सब उसे ऐसा बोलते देख चुप हो जाते हैं। उस टाइम उसे डिंगे का कॉल आता है जो उसे लैनबिन के बारे में बताता है और उसे एड्रेस पर बुलाता है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकती और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।